तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक मॉन्स्टर बॉडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है वुल्फमैन, जिसके डायरेक्टर है ली वैनल, जो कि इससे पहले बना चुके हैं द इनविजिबल मैन और इंसीडियस 3 जैसी मूवीज। और जेम्स वॉन, जिन्होंने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की शुरुआत करी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने सॉ सीरीज, इंसीडियस सीरीज और डेड साइलेंस जैसी बेहतरीन मूवीज लिख चुके हैं। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है ब्लमहाउस ने, जो कि फेमस है अपने लो बजट से हाई ग्रॉसिंग मूवीज बनाने के लिए, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बाकी ये मूवी 1941 वाली द वुल्फमैन की एक री इमेजिनिंग मूवी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझाऊंगा, साथ ही मैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बातें आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 1995 की शुरुआत में एक हाइकर ऑरेगन स्टेट की पहाड़ियों में कहीं गायब हो गया था, मगर वहां के लोकल कम्युनिटी के लोगों ने उसे कई बार देखा, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो आदमी गायब हुआ था वो किसी जानवर से फैलने वाले वायरस से इन्फेक्टेड है, जिस वायरस का नाम था हिल्स फीवर। मगर जो आदिवासी वहाँ पे आए थे उन्होंने इसे कुछ और नाम दिया था, जो कि था मैंगन ओरिंगवान, यानी कि फेस ऑफ द वुल्फ। खैर, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ हम ब्लेक नाम के बच्चे को देखते हैं, जो कि दूर दराज की पहाड़ियों में एक फार्म हाउस में अपने पिता ग्रेडी लॉवल के साथ रहता है और माँ इसकी है नहीं। लॉवल थोड़ा सख्त इंसान था, साथ ही में वो अपने बेटे को जंगल में सरवाइव करने के तरीके भी सिखाता रहता है। ऐसे ही वो एक दिन ब्लेक को अपने साथ पास की वैली में ले गया हंटिंग करने के लिए। वहाँ उसे एक हिरन दिखाई दिया जिसे वो शूट करने वाला था, मगर तुरंत ही वो हिरन वहाँ से गायब हो गया, साथ ही में उसका बेटा ब्लेक भी, क्योंकि ब्लेक उस हिरन पे निशाना लगाने के लिए दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, वो भी अपने पिता को बिना बताए। वो अपनी स्नैपर की स्कोप से हिरन को ढूंढ रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसे वुल्फमैन, यानी कि एक आदमी जिसका चेहरा भेड़िए जैसा था, वो उसे दिखाई दिया, जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब भी हो जाता है। तभी लॉवल भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाता है और उसे काफी सुनाता है कि क्यों वो उससे अलग हो गया। इसी बीच इन्हें पूरे जंगल में से जानवर जैसे गुर्राने की आवाज आने लगी, इसलिए दोनों एक शेल्टर में जाकर छिप जाते हैं। तभी शेल्टर के बाहर वो जानवर भी आ जाता है, जिसके शरीर से निकलता हुआ भाप या फिर कहूँ स्टीम भी हम देख पाते हैं। अब इससे पहले कि वो जानवर इन पे अटैक करता, उससे पहले ही वो हिरन वहाँ पे आ जाता है, इसलिए वो इन्हें छोड़कर उस हिरन पे अटैक कर देता है। लॉवल ने देखा कि उस जानवर ने हिरन को चीर फाड़ दिया था, वो उसको शूट भी करता है, लेकिन वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। ब्लेक ने पूछा कि वो क्या चीज थी, जिसकी बात पर लॉवल ने उससे झूठ बोल दिया कि वो बस एक भालू था, लेकिन सच बात तो ये थी कि ये वही हाइकर था जो कि साल 1995 में यहाँ पर गायब हुआ था, यानी कि फेस ऑफ द वुल्फ। अब इसके बाद घर पहुँच के लॉवल रेडियो के जरिए अपने दोस्त डैन से बात करता है, और यहीं पे हम लॉवल के हाथों पर उसके नाम का टैटू देखते हैं। वो डैन से कहता है कि आज उसने उसी मॉन्स्टर को देखा है, जो कि बिल्कुल असली है। उसे डर है कि कहीं वो चीज उसके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। मगर ये बात ब्लेक भी सुन लेता है। अब यहाँ पर जो हमने डैन की आवाज सुनी, वो आवाज ली वैनल की थी, यानी कि यहाँ ली वैनल ने खुद एक्टिंग तो नहीं करी, लेकिन अपनी आवाज का कैमियो जरूर दे दिया। और ऐसे ही एक और आवाज का कैमियो हमने कहाँ देखा है, अगर आपको वो याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इविल डेड देखने वाले तो समझदार है ही। खैर, अब यहाँ से कहानी आती है 30 साल आगे, जहाँ अब ब्लेक की शादी हो चुकी है एक शार्लेट नाम की लड़की के साथ, और इनकी एक बेटी है जिंजर नाम की। बचपन में ब्लेक अपने पिता से डरता था, क्योंकि वो काफी सख्त और गुस्से वाले इंसान थे, इसलिए अब ये पूरी कोशिश करता है कि ये भी अपने बाप के जैसा ना बन जाए। इसलिए ये अपनी बेटी को पूरा टाइम देता है, लेकिन कभी कभी डांट भी देता है। फिर डांटने के बाद इसे रियलाइज होता है कि ये तो बस अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता है। मगर यही बात तो इसके डैड के साथ भी अप्लाई होती है, लेकिन ये बात उसे अपने बचपन में समझ नहीं आई। 18 से 19 साल की उम्र तक तो वो अपने डैड के साथ ऑरेगन स्टेट में था, लेकिन उसके बाद ये अपने डैड को वहीं छोड़कर भाग गया। इसलिए काफी सालों से इसकी अपने डैड से बात नहीं हुई थी, और अब होगी भी नहीं, क्योंकि इसके डैड का डेथ सर्टिफिकेट इसके घर कोरियर हो चुका है। पहले ये खुद बात नहीं करना चाहता था, और अब जब करना चाहता है तो सामने वाला बचा ही नहीं। इसलिए उन्हीं बातों को सोचकर ये उन्हें मिस करता है। एक
दिक्कत तो ये थी, और दूसरी दिक्कत तो ये है कि शार्लेट का भी अपनी बेटी के साथ कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि पूरा दिन वो काम करती है और बेटी के लिए उसके पास इनफ टाइम है नहीं। इसी वजह से जिंजर अपने डैड के ज्यादा क्लोज थी। अगले दिन ब्लेक शार्लेट के ऑफिस के बाहर पहुंच गया, जहां वो उसके लिए लंच लेकर गया था। उसका कहना था कि उसके डैड के जाने के बाद उसे रियलाइज हुआ है कि फैमिली के नाम पर अब सिर्फ शार्लेट और उसकी बेटी ही उसके पास है, इसलिए वो चाहता है कि हम तीनों मिलकर ऑरेगन स्टेट में जाएं उसके डैड के घर, ताकि वहां जाकर तीनों थोड़ा टाइम स्पेंड करें और जो थोड़ा बहुत सामान वहां पर होगा उसे ये लोग ट्रक में डाल के ले आएं, और इससे शार्लेट अपनी बेटी के लिए भी वक्त निकाल पाएगी। अगले ही दिन ये तीनों एक ट्रक में बैठ के उसी जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही ये लोग रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि काफी साल बीत चुके हैं, इसलिए ब्लेक भी रास्ता भूल चुका था। तभी इन्हें वहाँ पे एक शेल्टर मिलता है, जिससे एक आदमी नीचे उतर रहा था, जिसका नाम था डेरेक। वो डेरेक से अपने डैड के घर का रास्ता पूछता है। फिर बातों ही बातों में डेरेक भी ब्लेक को पहचान जाता है, क्योंकि डेरेक डैन का बेटा था, वही डैन जिससे लॉवल रेडियो के जरिए बात करता था। खैर डेरेक उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है ताकि उसे रास्ता दिखा पाए, मगर इस चीज से शार्लेट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि उसके साथ उसकी बेटी भी थी, साथ ही में डेरेक के पास एक गन भी थी। चारों आराम से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक अजीब सा इंसान इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में इनका ट्रक पास के पेड़ में जाकर अटक जाता है। शार्लेट और जिंजर तो ट्रक से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन डेरेक नीचे गिर जाता है। तभी साइड मिरर में ब्लेक को कोई चीज दिखाई दी, इसलिए वो उससे बचने के लिए सामने वाले गेट को बंद कर लेता है, मगर गेट बंद होते ही उस चीज ने ट्रक के गेट के मिरर को तोड़ दिया, जिससे ब्लेक को भी थोड़ी चोट आती है। यहाँ पर हमने उस चीज का हाथ देख लिया, यानी कि ये वही वुल्फमैन था जो कि डेरेक को मार डालता है और घसीट के अपने साथ ले जाता है। ब्लेक को भी समझ में आ जाता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, इसलिए वो तुरंत दोनों को लेकर वहाँ से भागता है। भागते भागते उसे अपने डैड का घर भी दिख गया, इसलिए तीनों उसी तरफ भागे, मगर वो वुल्फमैन इनके पीछे ही था। लेकिन सही टाइम पर तीनों घर में घुस जाते हैं। घर में आते ही ब्लेक अपनी बेटी को सोफे पे लेटा देता है और नीचे बेसमेंट में आकर लाइट्स को ऑन कर देता है। शार्लेट पूरी तरह से डरी हुई थी और इन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है क्या चीज। इसके बाद ब्लेक पास में पड़े शेल्फ को गेट में अटका देता है ताकि वो भेड़िया अंदर ना आ पाए। फिर वो और शार्लेट नीचे जाते हैं और अपने डैड के रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ब्लेक को अजीब सी स्मेल आती है जो कि पास के कमरे से आ रही थी, जहां चेक करने पे उसे मीट के टुकड़े मिलते हैं। ब्लेक उसमें से एक पीस निकाल कर खाने लगता है, मगर तभी उसका एक दांत टूट कर बाहर आ जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। शार्लेट उसे फर्स्ट एड देती है, जहां वो ब्लेक के हाथ में लगी चोट को भी देखती है। ब्लेक कहता है कि ये चोट उसे ट्रक में आई थी विंडो की ग्लास टूटने की वजह से, मगर वो चोट एक ग्लास से आई हो वैसी वो लग नहीं रही थी। खैर शार्लेट उसे पट्टी लगा देती है, जिसके बाद ब्लेक मेन डोर को बंद करने में लग जाता है। कीलों को ठोकते हुए वो हथौड़ा अपने हाथों में भी मार लेता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसे दर्द नहीं होता। थोड़ी देर में उसे ऊपर वाले कमरे से किसी की आवाज आती है, इसलिए उसे लगता है कि वो भेड़िया ऊपर आ चुका है, मगर चेक करने पे उसे ऊपर एक स्पाइडर मिलता है और इसी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वो भी इतनी दूरी से। अब तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ब्लेक खुद एक भेड़िया बनने वाला है, क्योंकि जब ट्रक में दूसरे वुल्फमैन ने उस पे अटैक करा था तब उसका नाखून ब्लेक के हाथ पे लग गया था, जिसकी वजह से ये भी इन्फेक्टेड हो गया, जिस कारण इसके सुनने और देखने की एबिलिटी बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत भी खराब होने लगती है और वुल्फमैन भी इनके घर के बाहर चक्कर काट रहा था। ब्लेक एक दरवाजे पे अपना कान लगाता है, लेकिन तभी वुल्फमैन नीचे से उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसके हाथ पे हथौड़ा मारकर शार्लेट उसे बचा लेती है। ब्लेक वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें सीधा सोफे पे खुलती हैं। वो अपनी बीवी और बेटी को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है, जहां शार्लेट रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त तक ब्लेक अपने विजन्स भी खोता जा रहा था और उसे सारी चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही थी, और अब तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शार्लेट बोल क्या रही है, क्योंकि भले ही अब उसके पास भेड़िए वाली पावर्स आ रही हो, लेकिन वो अपना इंसानों वाला दिमाग खोता जा रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो अभी वो 80% इंसान है और 20% भेड़िया, मगर जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका इंसानों वाला परसेंटेज कम होता जाएगा। ब्लेक ये सारी चीजें प्रोसेस कर रहा था और वही शार्लेट
शार्लेट धीरे धीरे टूटती जा रही थी। ऐसा अपने घरों में भी होता है जब कोई अपना सीरियस बीमारी से जूझ रहा होता है। वो अपने बॉडी में नए नए और डरावने बदलाव देखता है और अंदर ही अंदर तड़पता है। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। मगर जितना वो सफर करता है उतना ही उसकी फैमिली भी सफर करती है। भले ही फिजिकली ना करे लेकिन मेंटली तो बहुत ज्यादा फाइट करती है। खैर, ब्लेक यहाँ पर अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहा था, इसलिए वो अपनी पैंट में पी भी कर देता है। शार्लेट उसे ऊपर बेड पे लेटा देती है जहाँ ब्लेक बोलने की हालत में भी नहीं था और उसके बाल भी बहुत ज्यादा टूट रहे थे। ज्यादातर मूवीज के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा चांद निकलता है जिसके तुरंत बाद ही इंसान भेड़िए में बदल जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि ये कितना पेनफुल और अजीब होता है वो हम यहाँ पर फील कर रहे हैं। जब सारी जिम्मेदारियां निभाने वाले और फैमिली की सारी दिक्कतों को अपने सर लेने वाले के ऊपर बात आती है तब फैमिली काफी ज्यादा तेजी से टूटती है। ठीक ऐसा ही अभी ये तीनों फील कर रहे हैं, मगर अपनाने को तैयार कोई नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उम्मीद है मैं वो चीज और उस फीलिंग को आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ब्लेक शार्लेट को लिख के बताता है कि वो मर रहा है। अब इसी बीच ब्लेक के हाथ में जो चोट लगी थी उससे खून बाहर आने लगा था। जहाँ चेक करने पे इन्होंने देखा कि वो घाव सड़ चुका था। तभी ब्लेक को कुछ होता है और वो कोने में जाकर अपने ही हाथ को खाने लगा। फिर थोड़ी देर में ब्लेक को होश आता है कि वो अभी क्या कर रहा था। अब शार्लेट खिड़की से बाहर देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर एक बैटरी लेती है और दोनों को लेकर कार के पास पहुंच जाती है। वो जल्दी से कार की बैटरी को चार्ज करती है और कार को चालू कर देती है, मगर तभी वो भेड़िया वहाँ पे आ गया जिसने इन पे अटैक कर दिया। तीनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं और एक ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो भेड़िया बिल्कुल इनके नीचे ही था, इसलिए ब्लेक इनसे इशारे में कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो और मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। ब्लेक वहाँ से पीछे की ओर भागता है जिसके पीछे पीछे वो भेड़िया भी भागता है, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों घर में चली आती है और ब्लेक बाहर उसी वुल्फ मैन से लड़ रहा था। बाहर से दोनों के लड़ने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक से सब शांत हो जाता है। जिंजर अपनी माँ से कहती है कि वो उसके डैड को अंदर आने दे। ब्लेक घर के अंदर आ जाता है जहाँ वो अब और भी ज्यादा भेड़िए जैसा दिखने लगा था। जिंजर उसे हौसला देती है, लेकिन इसी बीच ब्लेक को वॉमिट हो जाती है जहाँ उसके मुंह से उस दूसरे भेड़िए की उंगली निकली थी। तभी ब्लेक अपना आपा खोकर शार्लेट के करीब आ जाता है, लेकिन वापस से उसका ह्यूमन साइड उसे रोक लेता है। वो उस घर से बाहर निकलने वाला था, लेकिन वो दूसरा भेड़िया अंदर आ जाता है, जिसके बाद दोनों में ही काफी लड़ाई चलती है। शुरू में तो ब्लेक काफी मार खाता है क्योंकि वो नया नया भेड़िया बन रहा था, मगर आखिर में वो दूसरे भेड़िए के गले में बाइट करके उसको मार देता है। और अब यहाँ पे आता है इस मूवी का सबसे सैड और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। याद है ना जब मैंने आपको लॉवल के टैटू के बारे में बताया था, वो ही टैटू इस भेड़िए के हाथ पर भी था, यानी कि ये दूसरा भेड़िया और कोई नहीं ब्लेक के पिता लॉवल है। लॉवल तो वैसे भी मूवी की शुरुआत वाले वुल्फ मैन को मारने की फिराक में था और जब ब्लेक घर छोड़कर भागा तभी लॉवल उसको मारने गया होगा, लेकिन लड़ाई के बीच में वो भी थोड़ा घायल हो गया होगा जिस वजह से लॉवल इन्फेक्टेड हो गया। काफी सालों तक लॉवल अपने घर से गायब था, जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे डेड घोषित कर दिया। अब जैसे ही ये बात ब्लेक को रियलाइज होती है कि ये उसका बाप है, तो वो अपने इंसानियत वाली साइड को पूरा ही भूल जाता है, क्योंकि ना वो घर छोड़कर जाता और ना उसके बाप को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती। ब्लेक उस घर से बाहर निकल जाता है और वो पूरी तरह से भेड़िए में बदलने लगता है। उसके चेहरे की हड्डी बदल जाती है और हाथों के अंदर से लंबे लंबे नाखून बाहर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो उसे पूरा जंगल साफ साफ नजर आता है, क्योंकि ऐसे जानवर अंधेरे में भी साफ देख पाते हैं। और यहाँ इसके लुक से लेकर ये जो ब्राइट लाइट दिख रही है, इन सभी चीजों में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करा गया है। अब इसके बाद ब्लेक वापस से घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और इन पे अटैक कर देता है। शार्लेट जल्दी से जिंजर को लेकर वहाँ से भागती है और सामने वाले तबेले में जाकर छिप जाती है। ब्लेक वहाँ पे भी पहुँच गया जहाँ वो तो सब कुछ देख पा रहा था, मगर जिंजर और शार्लेट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जरा ये ट्रांजिशन देखो।
इस ट्रांजिशन से हमें दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है और कैमरा के मूव होने के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। खैर, शार्लेट ने वहाँ पे एक बियर ट्रैप लगा रखा था जिसमें ब्लेक का पैर फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर दोनों वहाँ से जंगल की ओर भाग लेती हैं। वहीं ब्लेक भी अपने पैर को छुड़ाने के लिए अपने पैर को ही खाकर काट लेता है और ऐसा ही सेम पैर को काट के फ्री होने वाला सीन हमने 2004 वाली 100 मूवी में भी देखा था, जहां डॉक्टर गॉर्डन ने अपना पैर काट लिया था हैंडकफ से आजाद होने के लिए। और उस मूवी में भी ली वैनल राइटर रह चुके हैं, साथ ही में उन्होंने काफी मेन रोल भी प्ले किया था। अब इधर ब्लेक अपने कटे हुए पैर के साथ ही उनका पीछा करता है, जहां एंड में दोनों उसी शेल्टर के पास पहुंच जाती हैं। और इससे पहले वाले वुल्फमैन ने डेरिक को जहां पे मारा था वहां पर डेरिक की गन भी थी, जिसको शार्लेट उठा लेती है। अब जो सीन हमने ब्लेक के बचपन में देखा था वो ही सेम सीन हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ जिंजर अपने माँ के साथ थी और भेड़िए के जगह ब्लेक था। शार्लेट गन लेकर तैयार थी और ब्लेक भी उसे अपना मुंह दिखाता है ताकि शार्लेट उसे शूट करके उसकी सारी सफरिंग एंड कर दे। ऐसा ही करने के लिए जिंजर भी अपनी माँ से कहती है, इसलिए शार्लेट ब्लेक को शूट कर देती है, जिससे ब्लेक वहीं पर खत्म हो गया। मूवी के एंड में दोनों माँ बेटी वहाँ का सुंदर नजारा देखती हैं और जो कमी इन दोनों के रिश्तों के बीच में थी वो यहाँ पर पूरी हो गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी मुझे तो काफी पसंद आई, लेकिन एक चीज जो कि मुझे पसंद नहीं आई वो था इस वुल्फमैन का लुक, जिसे और भी अच्छा करा जा सकता था। लेकिन हर बार की तरह ली वैनल ने एक टिपिकल रीमेक की जगह कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी थी, इसलिए ये मूवी मुझे तो पसंद आई। लेकिन ओरिजिनल और 2010 वाली दी वुल्फमैन के कंपैरिजन में ये मूवी थोड़ी सी वीक थी। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए पूरे $34.9 मिलियन, जिससे मूवी प्रॉफिट तो कमा गई, लेकिन ब्लम हाउस के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से ये उतना अच्छा कमा नहीं पाई। इस मूवी को एक नया एंगल देने का आइडिया ली वैनल को तब आया जब कोविड के टाइम पर उनके एक करीबी दोस्त की डेथ हो गई थी। उनके दोस्त को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने शरीर से कंट्रोल खोने लगता है, और ऐसा ही हमने ब्लेक के साथ भी होता हुआ देखा था। इस मूवी को 17 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिस दिन ली वैनल का बर्थडे भी था। मूवी के अंदर ब्लेक की बेटी का नाम जिंजर था, जो कि एक रेफरेंस था जिंजर स्नैप्स नाम की सीरीज का। इस मूवी के ऊपर काम काफी सालों से चल रहा था, जिस वजह से 2021 में रैन गॉसलिंग इसमें वुल्फमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया क्योंकि बात बनी नहीं। मूवी के अंदर ब्लेक के पिता ही एंड में वुल्फमैन निकलेंगे, ये वाला ट्विस्ट 2010 वाली दी वुल्फमैन से लिया गया था। ब्लेक का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ने जो वुल्फमैन का प्रोस्थेटिक पहना था उसे तैयार करने में 2.5 से 7.5 घंटे लगते थे। तो ये थे इस मूवी के कुछ फैक्ट्स, बाकी थोड़े बहुत जो थे वो मैंने आपको मूवी के साथ साथ ही बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।